हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सी टेट 2026 की तैयारी के लिए संपूर्ण हिंदी भाषा शिक्षण हिंदी पेडागोजी के बेहतरीन नोट्स लेकर मैं आया हूं इस वीडियो में। और ये एक ऐसा नोट्स होगा जिसमें आपको संपूर्ण जो होगा कंप्लीट आपके हिंदी के टॉपिक होंगे, जो कि आपके चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे प्राइमरी लेवल हो चाहे जूनियर लेवल हो, दोनों के लिए ये आपका हिंदी का कंप्लीट वीडियो होगा, जिसमें एकमात्र वीडियो में मैं आपको हिंदी पेडागोजी कंप्लीट करूंगा। तो बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, मजा आ जाएगा वीडियो में, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सी टेट 2026 की तैयारी के लिए हिंदी भाषा शिक्षण हिंदी पेडागोजी में पहला अपना जो है वो पॉइंट ये है कि भाषा क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, इसका परिचय समझना सबसे जरूरी है दोस्तों। हिंदी क्या है? हिंदी राजभाषा के रूप में हिंदी भारत की एक राजभाषा है। सबसे ज्यादा जरूरी आपको जानना यह है कि राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, हिंदी जो है वह भारत की राजभाषा है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, न कि राष्ट्रभाषा। हमेशा ध्यान में रखेंगे दोस्तों, हिंदी भारत की एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। कंफर्म हो गया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन से संविधान की 8वीं अनुसूची में, इसमें टोटल 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली भाषा है आपकी असमिया, दूसरी भाषा है बांग्ला, तीसरी भाषा है गुजराती, चौथी भाषा है हिंदी, पांचवी भाषा है आपका कन्नड़, पांचवी भाषा कन्नड़ है। उसके बाद से आपका ये छठवां है कश्मीरी, सातवां है आपका कोंकणी, आठवां है मलयालम, नौवां है मणिपुरी, 10वां है आपका मराठी, 11वां भाषा है आपका नेपाली, 12वां है उड़ीसा, 13वां है पंजाबी, 14वां है संस्कृत, 15वां है सिंधी, 16वां है तमिल, 17वां है तेलुगु, 18 नंबर पे है आपका उर्दू। उसके बाद 19 नंबर पे आता है बोडो, 20 नंबर पे आपका संथाली, 21 नंबर पे मैथिली और 22 नंबर पे डोगरी। तो ये टोटल भारत की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। याद रखिएगा और ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अपना इंग्लिश लैंग्वेज क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान में रखिए। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज भारतीय संविधान के अनुसार अंग्रेजी क्या है, एक सहयोगी और प्रशासनिक भाषा है, यानी कि एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। अंग्रेजी क्या है, एक भारतीय संविधान के अनुसार एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा है। हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाएं कौन सी होती हैं? जैसे कि आपका क्लासिकल लैंग्वेज इसको बोलते हैं। तो शास्त्रीय भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज, इसमें आपका आता है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। ये जो भाषा है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 भाषाएं जो है हमारी, ये शास्त्रीय भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में इसको जाना जाता है। तो याद रखिएगा हमेशा, टोटल 6 भाषाएं हैं जिनको हम शास्त्रीय भाषा कहते हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आरटीई एक्ट के अनुसार, किसके अनुसार? आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा कक्षा 8वीं तक के लिए करता है। अर्थात आरटीई मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा क्लास 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए करने की अनुशंसा देता है। अब आते हैं दोस्तों अपना अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, भाषा शिक्षा की अवधारणाएं। भाषा शिक्षा की अवधारणाओं में क्या क्या आते हैं टॉपिक? इसमें आता है सबसे पहला आपका आता है चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, दूसरा है बोधगम्य निवेश, तीसरा है सकारात्मक पुनर्बलन। अब इसको हम लोग परिचर्चा करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन सा आपका पार्ट आएगा। पहला आता है कि भाषा अधिगम एवं अर्जन क्या है।
दोस्तों, भाषा अर्जन क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन। भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके मुख्य बिंदु जो है निम्नलिखित हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रह करके भाषा को सीखता है। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। दोस्तों, हमेशा देखिए भाषा अर्जन जैसे कि जो मातृभाषा होता है, बच्चा जो पैदा होता है अपने परिवार में और जन्म से ही वो जो भाषा सीखता है, वह कैसे सीखता है? बड़ों से सुन करके सीखता है। अपने परिवार में जो सुनता है कि उसके बड़े कैसे बात करते हैं, तो उसको ऑब्जर्व करके, उसको सुन करके, समझ करके वो ऑटोमेटिक भाषा को सीखते जाता है। ना कि उसे भाषा सिखानी नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक सीखता है। वो अनुकरण करके सीखता है कि बड़े कैसे बात कर रहे हैं, क्या शब्द बोल रहे हैं। तो वो उनकी क्षेत्रीय भाषा होती है, उनकी मातृभाषा होती है। और मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, सीखी नहीं जाती है, अर्जित की जाती है। जैसे कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे कि मातृभाषा या बिना किसी औपचारिक साधन, जैसे कि बिना हम स्कूल गए, बिना व्याकरण की किताब को पढ़े, ऑटोमेटिक हम भाषा जो सीख रहे हैं अपने बोलचाल में, वह क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें अनुकरण का बड़ा योगदान है। परिवार में बच्चा अपने बड़ों से जो बोलते हुए सुनता है, सेम टू सेम उसकी नकल या अनुकरण करके वो सीखता जाता है कि हमारे बड़े जो हमारे बड़े हैं, जैसे हमारी मम्मी, हमारे पिताजी, हमारे अंकल जी, हमारे ग्रैंडफादर कैसे बात करते हैं, उनकी बातों को सुन करके वैसे ही अनुकरण करता है और वैसे ही सीखता है बच्चा। अगला पॉइंट कह रहा है अपना कि मातृभाषा। मातृभाषा यह मुख्य रूप से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है जो बच्चे अर्जित करके सीखते हैं। व्याकरण, देखिए इसमें व्याकरण के नियमों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मातृभाषा जो बच्चा सीखता है वो केवल सुन करके और अनुकरण करके सीखता है परिवार से, तो उसमें कहीं किसी व्याकरण की जरूरत होती ही नहीं है। इसका महत्व क्या है? देखिए, भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व उसके परिवार का होता है, परिवार और समाज का। यानी कि बच्चा जो अपना मातृभाषा सीख रहा है, उस मातृभाषा में उसके परिवार में जैसी बोली बोली जाती होगी, जैसा भाषा बोला जाता हो, चाहे हिंदी में, चाहे अंग्रेजी में, या उर्दू में, या संस्कृत में, जैसा बोला जाएगा बच्चा वैसे ही कॉपी करके हूबहू सीखता है। वह क्या है? भाषा अर्जन का महत्व है। अगला पॉइंट है दोस्तों अपना भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है? लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम, लैंग्वेज सीखने में भाषा अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना, जो एक औपचारिक प्रक्रिया है। देखिए, भाषा अधिगम में जो अधिगम का मतलब होता है सीखना, और किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया, किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है और इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यह जो है प्रक्रिया जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम यानी सीखने का जो काम है वो जीवन भर चलेगा। औपचारिक साधन दोस्तों, इसमें स्कूल, शिक्षक, किताबें और शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है। क्योंकि देखिए, हम जैसे मान लीजिए कि हमारी मातृभाषा है भोजपुरी और हिंदी, तो भोजपुरी और हिंदी तो हम बिना किसी व्याकरण के सीखे हैं। लेकिन अगर हमें अंग्रेजी सीखना है तो हमको ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, हमें शिक्षक की जरूरत पड़ेगी, हमें स्कूल की जरूरत पड़ेगी, हमें किताबों की जरूरत पड़ेगी, और शिक्षण विधियों की भी जरूरत पड़ेगी कि किस तरीके से हमको सिखाया जाए ताकि हम अंग्रेजी भाषा को या अन्य किसी भाषा को सीख पाएं। तो ये क्या है? एक औपचारिक साधन होना चाहिए। और वही ठीक इसके उल्टा, हम जो मातृभाषा सीख रहे थे उसमें किसी भी प्रकार के औपचारिक साधन की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो यही अंतर है आपका भाषा अर्जन में और भाषा अधिगम में। चलिए, व्याकरण, इसमें भाषा के नियम और व्याकरण सीखे जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे है अपना द्वितीय भाषा। द्वितीय भाषा का मतलब क्या है? इसे द्वितीय भाषा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में। इसे अक्सर द्वितीय भाषा यानी कि सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हिंदी हमको नेचुरल हमारी मातृभाषा है, अंग्रेजी हमको सीखनी पड़ती है, तो अंग्रेजी हमारा क्या हो जाएगा?
इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज हो जाएगा। प्रयास इसमें क्या होता है, देखिए इसमें बच्चों को सीखने के लिए सचेत प्रयास यानी एफर्ट करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको अंग्रेजी सीखना है तो हमको इसमें प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब हम अंग्रेजी भाषा को सीख पाएंगे। लेकिन वही हिंदी की बात करें तो हिंदी हमारा नेचुरल लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा है, तो इसको हम बिना किसी व्याकरण के भी वैसे सीख जाते हैं बोलने के लिए। हिंदी हम बहुत तेजी से बात कर सकते हैं, तो उसको कहीं सीखने की और व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती है। महत्व क्या है इसका? महत्व यह है कि इसमें शिक्षक, विद्यालय और पाठ्यपुस्तकों की भूमिका बिल्कुल अहम होती है, क्योंकि इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा अधिगम जो है वो औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है और इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। और भाषा अधिगम में सबसे जरूरी शिक्षक होते हैं, विद्यालय का पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यपुस्तकें होती हैं, शिक्षण पद्धतियां होती हैं, इन सब की जो है अहम भूमिका होती है। इसलिए यहाँ पे आपका महत्व बहुत जरूरी है भाषा सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों अधिगम के प्रकार, यानी कि किस तरीके से हम टाइप्स ऑफ लर्निंग, कैसे हम सीखते हैं। इसमें आपका पहला आता है क्रियात्मक अधिगम यानी कि मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग दोस्तों क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि करके सीखना, यानी कि इसमें सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और गति पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि कुछ करके जो बच्चा सीखता है तो वो आपका क्रियात्मक अधिगम में आता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है अपना शाब्दिक या वाचिक अधिगम, यानी कि वर्बल लर्निंग। शाब्दिक या वाचिक यानी कि वर्बल लर्निंग। इसमें क्या होता है, शाब्दिक या वाचिक अधिगम या सीखने में संकेतों या चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से जो बच्चा सीखता है वो क्या है, शाब्दिक या वाचिक यानी कि वर्बल अधिगम है, वर्बल लर्निंग है। ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे पॉइंट की ओर, ये है अपना विचारात्मक अधिगम यानी कि कंसेप्चुअल लर्निंग। कंसेप्चुअल लर्निंग क्या है, विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति जो है समाज में दैनिक अनुभवों को देख करके या सुन करके और विचार करके सीखता है। यानी कि समाज में दैनिक जीवन के अनुभवों को देखकर, सुनकर और उन पर विचार करके सीखने को हम विचारात्मक अधिगम कहते हैं, यानी कि कंसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है अपना भाषा विकास पर। भाषा विकास पर विद्वानों के विचार क्या क्या है, क्या क्या विचार भाषा विकास पर विद्वानों ने अपने अपने मत और विचार दिए हैं। तो इसमें दोस्तों आपका सबसे महत्वपूर्ण पहले नंबर पे आते हैं लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं दोस्तों कि बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क यानी कि सोशल इंटरैक्शन का ही एक परिणाम है। बिल्कुल सही बात है। बच्चों की जो भाषा होती है वह अपने परिवार, अपने समाज के साथ जो संपर्क करते हैं, जो बातचीत करते हैं, उसी का परिणाम उनके अंदर दिखता है, वही उनके सीखने का एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। जीन पियाजे क्या कहते हैं भाषा सीखने में, जीन पियाजे कह रहे हैं कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। बिल्कुल लगभग वही चीजें हैं कि भाषा जो है वो अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया, यानी परिवेश यानी वही माहौल, वही समाज, वही परिवार के साथ जो अंतःक्रिया बच्चे करते हैं, यानी कि जो सीखते हैं, बोलते हैं, उसी के माध्यम से विकसित होती है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस कहने का तरीका अलग है। अब आते हैं नॉम चॉम्स्की, ये थोड़ा सा डिफरेंस अब इनका मत है। ये कह रहे हैं, नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात यानी कि इनेट होती है। यानी कि भाषा अर्जन करने की क्षमता बच्चों में जन्मजात यानी जन्म के साथ ही वो भाषा सीखने की क्षमता को पैदा जब होते हैं तभी वो सीखते हैं, पैदा होने के साथ ही वो जन्मजात उनमें क्षमता होती है। और वो भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होते हैं। यानी कि बच्चा भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ पैदा होता है। ये बातें कहते हैं नॉम चॉम्स्की। तो कहीं ना कहीं इनकी भी बातें सही है। भाई वास्तव में बच्चा जो पैदा होता है घर में अपनी मातृभाषा सीखता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है वास्तव में कि वो जो है अब भाषा को सीख लेता है बहुत आसानी से, बिना किसी व्याकरण के, बिना किसी टीचर के, बिना किसी गाइडेंस के। जैसे उसके परिवार में बोलचाल जैसी होगी वैसे ही बच्चा अपने आप को उसी अनुरूप
उस बोली को, उस भाषा को सीख लेता है इतनी आसानी से, इतनी सरलता से कि जितनी आसानी से कभी वो कुछ और सीख ही नहीं पाएगा। तो कहीं न कहीं वास्तव में नॉम चॉम्स्की की जो बातें हैं बिल्कुल सही हैं कि बच्चा जो है भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। वो भगवान का एक, कहिए कि भगवान ने ऐसी चीज़ों को दे करके जन्म देते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है अपना भाषा शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। भाषा शिक्षण में सिद्धांत दोस्तों कौन-कौन से हैं? देखिए, पहला आता है आपका अनुबंध या साहचर्य का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, शैशवावस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु, व्यक्ति के साथ जोड़ करके यानी कि साहचर्य स्थापित करके सीखते हैं। बिल्कुल यानी कि शैशवावस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान या किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का साहचर्य यानी कि संबंध स्थापित करके सीखते हैं। अर्थात शैशवावस्था में सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह कैसी होती है? वह बिल्कुल मूर्त प्रक्रिया होती है। क्या कैसी होती है? मूर्त प्रक्रिया होती है। जैसे कि अगर कोई, चलिए जैसे कि पानी, शब्द सुनते ही पानी की वस्तु को समझना, यानी कि पानी वस्तु के बीच, जैसे कि पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है तो वह बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द और पानी वस्तु के बीच संबंध स्थापित करके उसे समझने लगता है धीरे धीरे। ऐसे समझिएगा इसको। तो ये चीजें हैं, उसी को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं साहचर्य का सिद्धांत यानी कि अनुबंध का सिद्धांत, यानी कि संबंध स्थापित करते हुए समझने की क्षमता। अगला है दूसरा अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण के सिद्धांत में क्या होता है कि बालक अपने परिवार और समाज की नकल करके सीखता है। जैसा समाज बोलेगा बच्चा वैसा ही सीखेगा। अर्थात इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है और इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज का अनुकरण यानी कि नकल करके सीखता है और इस तरह के सीखने में भाषा का गुण भी आता है और भाषा का दोष भी आता है। वह निर्भर करता है कि उस बच्चे के परिवार का या उसके समाज का कैसा माहौल है। तो जैसा उसके परिवार का माहौल होगा, जैसा उसके परिवार के बड़े करेंगे वैसा ही बच्चा करेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला आपका टॉपिक है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत यानी कि मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, इसमें क्या होता है दोस्तों, सीखने के लिए रुचि और उत्साह जरूरी है और शिक्षण सामग्री बच्चों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है कि हम और बेहतर कार्य करें और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य में कितनी रुचि लेते हैं। अर्थात जैसे कि बालक का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षण संबंधी जो पाठ्य सामग्री है, पाठ्य वस्तु है, इसका निर्माण और चयन में भी बच्चों के रुचि के अनुसार ही होना चाहिए और उसे सदैव सीखते रहने के लिए भी मोटिवेटेड यानी कि अभिप्रेरित करते रहना चाहिए, तब जाके बच्चा सीखता है। अब इसमें आता है पहला क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, जब बालक खुद कार्य करता है तो वह जल्दी सीखता है। अर्थात यह सिद्धांत जो है करके सीखने पर जोर देता है कि जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो वह उसे जल्दी और आसानी से सीख व समझ लेता है। इसलिए बालक को सदैव खुद से करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए आगे, अगला पॉइंट कहता है, सेकंड पॉइंट, कि अभ्यास का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है कि करत करत अभ्यास के भाषा प्रयोग के जितने अधिक अवसर मिलेंगे भाषा उतनी ही बेहतर होगी। अर्थात किसी भी चीज को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में चीजें आती हैं और भाषा प्रयोग के जितने अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे
बच्चे को भाषा का विकास बहुत आसानी से और जल्दी होगा। ये कहता है अभ्यास का सिद्धांत। अगला पॉइंट है आवृत्ति का सिद्धांत यानी कि रिपीटिशन। तो इसमें क्या होता है कि सीखी हुई बात को दोहराने से वह लंबे समय तक याद रहती है। ये बातें कहता है आवृत्ति का सिद्धांत। अर्थात ऐसे समझिए कि भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतने ही देर तक याद रहेगी, और इसीलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। तो रिपीटिशन बिल्कुल जरूरी है, रिमेंबर करना, याद करना आवृत्ति का सिद्धांत। अगला पॉइंट अपना कह रहा है कि अनुपात और क्रम का सिद्धांत। अनुपात और क्रम के सिद्धांत में क्या कह रहा है, देखिए भाषा के चारों कौशल जैसे पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना, इन पर समान अनुपात और सही क्रम में जोर देना चाहिए। सही बात कह रहा है। देखिए यहाँ पे भाषा कौशल के जो 4 प्रारूप बताए गए हैं कि श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, इनमें निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में समान अनुपात बनाए रखने पर बिल्कुल जोर देना चाहिए, तभी जाके बच्चा सही ढंग से सीख पाएगा। जैसे कि भाषा के आपके क्या क्या कार्य होते हैं सीखने में। तो यहाँ पे दोस्तों फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, पहला है आपका अभिव्यक्ति का साधन। अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और भावनाओं को व्यक्त करना अभिव्यक्ति में। जैसे कि भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा और भावनाएं, इन सभी चीजों को अभिव्यक्त करने में सहायता करती है। दूसरा है आपका सामाजिक संबंध। समाज में लोगों से जुड़ने और रिश्ते बनाने में सहायक होता है सामाजिक संबंध। देखिए सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो है भाषा हमेशा सहयोग देता है समाज से जुड़ने में, लोगों से रिश्ते बनाने में। अगला है आपका ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति नए ज्ञान और विज्ञान को सीखने का आधार हम मानते हैं भाषा को, क्योंकि नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है। अगला पॉइंट है संस्कृति की पहचान। भाषा मानव सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है और साहित्य सृजन का आधार है। बिल्कुल सही बात है। देखिए इसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता बिल्कुल सही है, और जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की है, वैसे वैसे उसकी सभ्यता और संस्कृति में विकास हुआ है, और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का भी निर्माण हुआ है। तो संस्कृति की पहचान भी दिलाता है भाषा। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट अपना कह रहा है कि विचार का आधार। भाषा के बिना मनुष्य विचार नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता है। देखिए जैसे कि भाषा विकास में आपका बिना भाषा के आप कुछ न सोच पाएंगे न समझ पाएंगे। भाई जब आपको भाषा आएगी नहीं तो आप क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे? तो ये भाषा का इंपॉर्टेंस है, महत्व है। अगला पॉइंट आता है भाषा कौशल। जैसे कि देखिए भाषा विकास में सुनने की भूमिका क्या होगी, तो यहाँ पे लैंग्वेज स्किल भाषा, देखिए भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला है आपका इंटरकनेक्टेड। भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं जो परस्पर अपने आप से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसमें पहला आता है आपका श्रवण कौशल, यानी कि सुनकर अर्थ ग्रहण करना। देखिए बच्चा अपने परिवार और समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है और उनका अनुकरण करता है और बोलने की कोशिश करता है। सुनने के माध्यम से बच्चे में क्या होता है, सुनने के माध्यम से ज्यादा मोटा हो गया। सुनने के माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी विसंगतियों को दूर करने में सफल होता है। सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होता है, जिससे कि उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि होती है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा दूसरों की भावनाओं और विचारों को जान पाता है। तो सुनना ध्वनि के एक तरीके से विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को भी सीख जाता है कि कहाँ तेज बोलना है, कहाँ धीमा बोलना है।
तो सुनना जो है उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे कि आपका बोलना, लिखना और चीज़ों के लिए है। तो यहाँ पे सुनने के कौशल को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उतना ही महत्व देंगे। दूसरा आता है आपका वाचन कौशल यानी कि स्पीकिंग, विचारों को बोलकर व्यक्त करना। तो भाषा विकास में बोलने की भूमिका क्या होगी? देखिए, बोलकर हम अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। बोलकर ही जो बच्चा है वो कुशलता के साथ अपना भाषा प्रवाह प्राप्त करता है। बातचीत के द्वारा ही हम सामाजिक संबंधों का निर्माण कर पाते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, हम बोलने के द्वारा यानी कि वाचन शैली के द्वारा ही कर पाते हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारा आता है पठन कौशल यानी कि रीडिंग, यानी कि पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। देखिए, हमेशा जो है कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ ग्रहण हम तभी करेंगे जब हम उस चीज को पढ़ेंगे। तो पढ़ाई के दौरान ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसका अर्थ जब हम ग्रहण करेंगे तो भी हम भाषा के माध्यम से ही करेंगे। अगला अपना पॉइंट है लेखन कौशल यानी कि राइटिंग स्किल्स। तो विद्यार्थियों को एक तरीके से कहें कि लिख करके अपनी बातों को व्यक्त करना, तो हम कुछ भी अगर लिखेंगे तो भी हम भाषा के माध्यम से ही लिखेंगे, चाहे अंग्रेजी में लिखें, हिंदी में लिखें, भोजपुरी में लिखें, जैसे भी लिखें। तो लेखन कौशल भी हमारा डिपेंड करता है भाषा के ऊपर। तो बिना बगैर भाषा के हम शून्य हैं, जीरो हैं, ये याद रखिए। तो ये चारों जो कौशल हैं वो क्रम से नहीं बल्कि एक साथ सीखे जाते हैं। तो ये आपको भाषा सीखने का एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, तरीका है। अब इस कौशलों का जो विवरण है, कौशलों का विवरण, सुनने की भूमिका क्या होगी? सुनने की भूमिका क्या होगी? तो देखिए, इससे क्या होता है, शब्द का भंडार बढ़ता है, शुद्ध उच्चारण आता है और दूसरों की भावनाओं को समझने में हमको मदद मिलती है। बोलने की भावना क्या होती है? बोलने में क्या भूमिका होगी? भावनाओं को हम अभिव्यक्त कर पाएंगे। एक भाषा पर एक फ्लुएंसी के साथ हम भाषा को बोलकर समझ पाएंगे, बोलेंगे, और सामाजिक संबंध हमको स्थापित करने में आसानी होगी बोलने से। पठन कौशल की क्या विशेषता है भाषा प्रवाह में? सस्वर पठन करते हैं, ये बोलकर पढ़ना उच्चारण सुधारने के लिए बहुत काम आता है। मौन पठन में क्या होता है? मन में पढ़ना, गहन अर्थ और एकाग्रता के साथ पढ़ना। स्कीमिंग क्या है दोस्तों? स्कीमिंग यानी केंद्रीय भाव या सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ना, जैसे कि अखबार। जैसे कि बच्चों में एक स्कीमिंग की भावना जो होती है, यानी किसी चीज को, कोई चीज बच्चा अगर, जैसे एक कहानी में आपको एक मुख्य पात्र खोजना हो तो आप उस कहानी को बड़ी तेजी से पढ़ते हैं ताकि उसमें जो हम मेन चीज ढूंढ रहे हैं वो हमको मिल जाए। तो वो स्कीमिंग की क्षमता भी हमको भाषा के माध्यम से ही आती है। स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग मतलब किसी विशेष जानकारी यानी कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को खोजने के लिए पढ़ना। नहीं, बहुत तेजी से अगर हम कोई विशेष जानकारी ढूंढ रहे हैं तो उसको हम पढ़ेंगे, स्कैन करके सीखेंगे। गहन पठन दोस्तों, इंटेंसिव रीडिंग, यानी कि बहुत बारीकी से और प्रत्येक शब्द का अर्थ समझते हुए पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं? गहन पठन कहते हैं दोस्तों। अब आता है आपका भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका। भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका क्या होगी? देखिए, विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा अगर प्रदान करना है तो व्याकरण की जरूरत पड़ेगी। शुद्ध प्रयोग, व्याकरण भाषा के शुद्ध उच्चारण और प्रयोग में मदद करता है। विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करता है व्याकरण। कौशल विकास, यह चारों भाषाई कौशलों के विकास में सहायक करता है, जैसे कि लेखन शैली, मुहावरों, लोकोक्ति और शब्दों तत्सम तद्भव के सही प्रयोग से लेखन प्रभावी बनता है। देखिए, अधिगम में व्याकरण की भूमिका से बच्चों के चारों भाषा कौशलों का विकास होता है। छात्रों को वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग, इन सब का ज्ञान होता है व्याकरण के माध्यम से। भाषा का शुद्ध प्रयोग करने और भाषा में दक्षता प्राप्त करने में भी व्याकरण मुख्य भूमिका निभाता है। विद्यार्थियों को
विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का ज्ञान होता है। बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास होता है। छात्रों को लेखन शैली में मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर के हम उनके लेखन कौशल में विकास करते हैं व्याकरण के माध्यम से। व्याकरण से हम छात्रों में कई प्रकार के नए शब्दों की समझ विकसित करते हैं। छात्रों को गद्य और पद्य में अंतर समझा करके हम बता पाते हैं व्याकरण के माध्यम से। व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तत्सम, तद्भव इन शब्दों के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक होता है व्याकरण। तो व्याकरण बहुत जरूरी है एक भाषा अधिगम के लिए। अब बढ़ते हैं अगला, व्याकरण शिक्षण की विधियां कितनी होती है। पहली विधि आती है आपकी आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि में अनुभव, उदाहरण और प्रयोगों का जो है प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। और यह शिक्षण पद्धति, लेकिन यह जो शिक्षण पद्धति होती है वो छात्र केंद्रित पद्धति होती है, जो कि छात्रों को करके सीखने पर जोर देती है। और यह क्या है, एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का भी पालन करना होता है, जैसे कि ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन। इसमें आपका उदाहरण से हम नियम की ओर चलते हैं। पहले कोई उदाहरण देंगे, उसके बाद हम नियम बनाएंगे। और आगमन विधि बिल्कुल बाल केंद्रित होती है और मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर। समझ पा रहे हैं आप। अब आते हैं दूसरा, आपका आता है निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड, यानी कि नियम से उदाहरण के। आगमन और निगमन में यही अंतर है। आगमन में क्या था, उदाहरण से नियम की ओर था, और निगमन में क्या है आपका नियम से उदाहरण है। अर्थात इस पद्धति में यानी कि निगमन विधि में विद्यार्थियों को पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है, फिर उन नियमों को एक उदाहरण देकर के समझाया जाता है। और इस पद्धति को हम शिक्षक केंद्रित पद्धति कहते हैं। यानी कि इसमें जो है पहले शिक्षक जो बताएगा वही मान्य होगा। यानी कि यह जो पद्धति है शिक्षक केंद्रित विधि होती है, और इसमें पहले नियम रटाए जाते हैं, यानी कि सिखाया जाता है। इसमें शिक्षक सभी नियमों को पढ़ाता है। और इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन करना होता है, जैसे कि आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। इसके अलावा अमूर्त से मूर्त की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है दोस्तों, तो ये ठीक आगमन और निगमन ठीक एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। अब तीसरी विधि आती है आपका अनुकरण विधि। अनुकरण विधि क्या है, इस विधि में अनुकरण विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को हम अनुकरण विधि कहते हैं। और इस विधि में यानी कि अनुकरण विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण यानी कि नकल करके लिखना, पढ़ना, कुछ नई चीजों को बनाना, वो सब कुछ एक शिक्षक का जो अनुकरण करके सीखता है उसी को हम अनुकरण विधि कहते हैं। और इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुन करके वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक जो बोलता है फिर बच्चा उसी को दोहराता है, अनुसरण करता है। तो शिक्षक की नकल करके सीखना उच्चारण और वाचन के लिए उपयोगी होता है इस विधि में, अनुकरण विधि में। अगला है आपका व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या है, सबसे प्राचीन विधि शिक्षक केंद्रित। देखिए, व्याख्यान विधि में किसी भी तथ्य, किसी भी कॉन्सेप्ट में विषय की व्याख्या की जाती है, यानी कि व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित विधि कही जाती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे अपना भाषा संसर्ग विधि। देखिए, अच्छी पुस्तकों और रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान देना प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी होता है। कैसे, देखिए, भाषा संसर्ग विधि में यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। भाषा संसर्ग विधि
इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह विधि काम में लाई जाती है और इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, कराया जाता है। तो ये प्राथमिक स्तर के लिए बहुत उपयोगी होता है भाषा संसर्ग विधि। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट आगे अपना अगला पॉइंट कि बहुभाषिकता यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म। बहुभाषिकता का क्या महत्व होता है एक क्लास में? देखिए, कक्षा में बहुभाषिकता, एक से अधिक भाषाओं का होना एक समस्या नहीं बल्कि एक संसाधन है, रिसोर्स है। इसके क्या लाभ हैं? देखिए, लाभ क्या है? शब्द भंडार में वृद्धि होती है, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का विकास होता है, संज्ञानात्मक वृद्धि और सामाजिक सहिष्णुता बढ़ती है, द्विभाषी बच्चों की वैचारिक क्षमता और चिंतन विकसित होता है। अब ध्यान से समझिए, देखिए, बहुभाषी कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि तो करता ही है, बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त करते हैं, जिससे उनके मौखिक कौशल का विकास होता है और बहुभाषिकता का गुण बच्चों में रचनात्मकता का विकास करने में सहायक होता है। कक्षा में कई प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है और भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग करने से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलता है तथा वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ ही दूसरों की भाषाओं और संस्कृतियों का भी सम्मान करना सीख जाते हैं बहुभाषी क्लास में। और अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमियों से होने के कारण बच्चों के शब्दों और उनके उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है, इसलिए भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है और बच्चों की भाषा विविधता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, न कि एक समस्या के रूप में। बच्चों की भाषा विविधता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि द्विभाषी बच्चों की वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में बहुत अच्छी होती है, विस्तृत होती है। चलिए अब आते हैं रणनीति क्या होती है। देखिए, बच्चों की मातृभाषा को सम्मान देना चाहिए और इसे एक पुल यानी कि ब्रिज के रूप में प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण में इसकी चुनौतियां आती हैं। देखिए, बहुभाषी क्लास है तो चुनौतियां आएंगी। क्षेत्रीय प्रभाव क्या पड़ेगा? बच्चों के उच्चारण में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव हो सकता है। भाई, एक बच्चा तेलुगु बोल रहा है, एक हिंदी में बोल रहा है, एक अंग्रेजी में बोल रहा है, एक तेलुगु, एक मराठी, एक भोजपुरी। शिक्षक की चुनौतियां क्या होती हैं? देखिए, भारत एक बहुभाषी देश है तो विभिन्न क्षेत्रों की अपनी भाषा होती है और क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है, जो शिक्षण प्रक्रिया में एक चुनौती के रूप में आती है। शिक्षक की चुनौती क्या होती है? छात्रों में यदि शिक्षक को बच्चे की भाषा नहीं आती तो संप्रेषण में थोड़ा सा बाधा आ सकती है। देखिए, भाषाई विविधता के कारण छात्रों को भाषा कौशल के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव का भाषाई कौशल पर भी प्रभाव पड़ता है। बात सही है। यदि किसी शिक्षक को अपने क्षेत्र से दूर किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाने के लिए कहा जाता है जहां वह शिक्षक वह भाषा नहीं जानता है जो उस क्षेत्र में बोली जाती है, तो वहां शिक्षक के द्वारा बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती हो सकता है। बात सही है। रुचि का अभाव सॉरी देखिए, भाषा शिक्षण की समस्याओं में से एक समस्या यह है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि और प्रवृत्ति की कमी होती है, जिससे भाषा शिक्षण का कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण होता जाता है। तो बच्चों में भाषा के प्रति रुचि की कमी होना भी जो है भाषा सीखने में उनकी एक चुनौती होगी। अगला पॉइंट है भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं। देखिए, अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं आमतौर पर शिक्षक की भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता को कम कर देती है और शिक्षार्थियों के भाषा शिक्षण को भी प्रभावित करती है। तो व्यक्तिगत ध्यान देने में भी शिक्षक को कठिनाई होगी। अगला, अध्ययन सामग्री की कमी। देखिए, भाषा विविधता वाली क्लास में भाषा शिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री की कमी भी एक क्या है? समस्या का अभाव होता है। सामग्री का अभाव विविध भाषाओं के लिए एक उचित सामग्री का अभाव भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अब दोस्तों नेक्स्ट आगे अगला पॉइंट है अपना कि विशिष्ट शब्दावली, इंपॉर्टेंट टर्म्स, यानी कि इंपॉर्टेंट टर्म्स। विशिष्ट शब्दावली क्या होती है दोस्तों? देखिए भाषा कौशल क्या है? भाषा कौशल में देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए बोलकर, लिखकर अपने भावों और विचारों को हम लोग अभिव्यक्त करते हैं। सुन करके या पढ़ करके हम दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से हम भाषा के दो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, बोलना और लिखना। इन दोनों माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और भाषा के दो ही ग्रहणात्मक कौशल भी हैं, जैसे कि सुनना और पढ़ना। इन दोनों के माध्यम से हम दूसरों के विचारों और उनकी बातों को ग्रहण कर सकते हैं। तो भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? भाषा कौशल कहते हैं। इनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य होता है। और भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल हमेशा एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। प्रत्येक भाषा कौशल का अपना एक विकास होता है, एक क्रम होता है। अब दोस्तों आगे है अपना विशिष्ट शब्दावली में बिक्स क्या है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, यानी कि रोजमर्रा की सामाजिक बातचीत की भाषा। इसको हम क्या बोलते हैं? अनौपचारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनौपचारिक। इसमें क्या होता है? जो भी हम भाषा बोलते हैं ये मातृभाषा में आएगा। किसमें आएगा? मातृभाषा में। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, रोजमर्रा की सामाजिक बातचीत की भाषा को हम अनौपचारिक भाषा बोलते हैं, मातृभाषा। जैसे कि आपका भोजपुरी है, भोजपुरी हो गया, हिंदी हो गया। काल्प क्या है? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि अकादमिक और जैसे कि आपका अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, ये क्या है? अकादमिक भाषा। यानी इस भाषा को हमको सीखना पड़ेगा, ढंग से सीखना पड़ेगा, तब हमको आएगा अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। लेकिन वही हिंदी, भोजपुरी हम एकदम बारूद हैं, मतलब एकदम फर्राटे हैं इसमें, तो ये हमारी बिक्स हो जाएगी। ये हमारा काल्प जो है हमारी अंग्रेजी और संस्कृत भाषा हो जाएगी। जैसे कि स्कूल कॉलेज की भाषा जिसे सीखने में समय लगता है, वो क्या है? काल्प है। अब दोस्तों अगला अपना पॉइंट कर रहा है लेखन का प्रक्रिया और उसके उपागम, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। लेखन को हम एक प्रक्रिया माना जाता है, लेखन को एक प्रक्रिया मानते हैं। सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग, आपके दिमाग में वो चीजें होनी चाहिए जो आपको क्या लिखना है। फिर ड्राफ्टिंग करेंगे, आप बनाएंगे, फिर उसमें एडिटिंग करेंगे और लास्ट में फाइनलाइज करेंगे, तब जाके आप उस चीज को लिख पाएंगे। तो लेखन का प्रक्रिया क्या है? एक प्रोसेस है, तब जाके आप किसी चीज को कोई ढंग से लिख पाते हैं। इसमें बच्चों में दोस्तों मूल्यांकन कितना जरूरी है? मूल्यांकन सबसे जरूरी होता है। मूल्यांकन लास्ट में इवैल्यूएशन। मूल्यांकन में देखिए भाषा शिक्षण में मूल्यांकन सबसे जरूरी है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य बच्चों की क्षमताओं और अधिगम स्तर को मापना होता है। मूल्यांकन देखिए सीखने और सिखाने की जो निश्चित समय के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन में पठन पाठन क्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है और यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति और अधिगम का मापना होता है। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है। तो आकलन के बाद हमेशा मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं?
मूल्यांकन में आपका आता है रचनात्मक यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन। देखिए, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं? सबसे मूल्यांकन हम क्यों कर रहे हैं? बच्चों में हमने जो पढ़ाया है उनके व्यवहार में और आचरण में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? बच्चों की योग्यताओं और कुशलताओं, उनकी रुचियों का पता लगाते हैं मूल्यांकन करके। मूल्यांकन से ही हमको पता चलता है कि हमने जो पढ़ाया है वो बच्चा सीखा है कि नहीं सीखा है। बच्चे के भाषाई कौशल में कितनी प्रगति हुई है ये हमको समझ में आता है। यानी कि बालकों के चहुमुखी विकास की जो निरंतर गति है उसको हम प्रदान करते हैं मूल्यांकन के द्वारा। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करते हैं मूल्यांकन के बारे में हमको पता चलता है। तो विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को हम दूर करते हैं और बच्चों की अधिगम में होने वाली जो भी कठिनाइयाँ होती हैं उनका हमको पता चलता है और उन्हें हम दूर करने की एक रणनीति बनाते हैं। तो ये सब क्या है? मूल्यांकन के उद्देश्य है। मूल्यांकन का महत्व क्या है? देखिए, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है मूल्यांकन। बच्चों को अध्ययन की ओर अग्रसित करता है मूल्यांकन। बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक होता है मूल्यांकन। बच्चों की प्रगति में सहायक है मूल्यांकन। शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक होता है मूल्यांकन। फॉर्मेटिव मूल्यांकन में यह पाठ पढ़ाने के दौरान किया जाता है। फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन, इसका उद्देश्य होता है लगातार फीडबैक देना और सुधार करना। देखिए, बच्चों की लगातार फीडबैक के लिए रचनात्मक मूल्यांकन सहायक है। रचनात्मक मूल्यांकन से अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को कितना अर्जित किया है। रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में से ही किया जाता है। दूसरा आता है आपका योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट। यह सत्र के अंत में होता है, जैसे कि वार्षिक परीक्षा। इसका उद्देश्य उपलब्धि का मापन होता है। तो दोस्तों, ये योगात्मक आकलन जो है आपका, ये साल के लास्ट में वार्षिक परीक्षा जो होती है, इसमें अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद ये देखना होता है कि बच्चों ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है, और इसी को हम कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। जैसे कि किसी पाठ को पढ़ाने के बाद जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है तो वो उसी को हम बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। समझ में आ गया? अब बढ़िए, अगला पॉइंट है अपना निदानात्मक यानी कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट। बच्चों की कठिनाइयों और उनके कारणों का पता लगाना। इसमें क्या होता है कि बच्चों को अधिगम के दौरान होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उन्हें उन कठिनाइयों के कारण का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि जो हमने चीजों को पता किया उसका निदान कैसे होगा, ये हम पता लगाते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट में। पोर्टफोलियो क्या होता है दोस्तों? पोर्टफोलियो समझिएगा। पोर्टफोलियो यह बच्चे के कार्यों, रुचि, चित्रलेखन गतिविधियां का एक क्रमिक संग्रह, कलेक्शन होता है पोर्टफोलियो। इसमें क्या होता है कि पोर्टफोलियो क्या होती है? देखिए, पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है। इसमें किसी बच्चे के एक निश्चित समय में किए गए कामों का संग्रह होता है। इसमें बच्चे की उपलब्धियों, प्रगति और उनकी कमियों को भी हम रखते हैं। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक जानकारी, शैक्षणिक जानकारी, सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारी। तो बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका संपूर्ण मूल्यांकन किया जाए। तो पोर्टफोलियो में एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति, उपलब्धियों और कमियों की जानकारी प्राप्त होती है। मूल्यांकन का सबसे प्रमाणिक तरीका है पोर्टफोलियो। समझ में आया होगा पोर्टफोलियो आपको? सीसी क्या है दोस्तों? सीसी यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, समग्र और सतत मूल्यांकन। इसमें शैक्षिक और सह-शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। आरटीई 2009 के अनुसार यह बिल्कुल अनिवार्य है। देखिए, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 के अनुसार
CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया जाए। CCE में सतत का अर्थ है कि बच्चों के सीखने में कहाँ कमी रह गई है, जिसके आधार पर सीखने में सुधार के लिए शिक्षक उचित समय पर आवश्यक कदम उठा सके, साथ में यह भी पता लगा सके कि बच्चा सीखने में कहाँ कठिनाई का अनुभव कर रहा है। यानी कि दूसरे अर्थ में कहें तो समग्र मूल्यांकन का अर्थ बच्चे में सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का होता है CCE में। अब दोस्तों अपना अगला पॉइंट आता है उपचारात्मक शिक्षण। देखिए परीक्षण के प्रकार। उपचारात्मक शिक्षण परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? व्यक्तिगत परीक्षण होता है, मानकीय परीक्षण होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है, निपुणता परीक्षण होता है। उपचारात्मक शिक्षण क्या कहता है? रेमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है, क्योंकि नैदानिक परीक्षण के द्वारा पहले छात्रों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की जाती है और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व क्या है? उपचारात्मक शिक्षण में बच्चों के सीखने के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। बच्चों के क्षमता को सही दिशा में मोड़ने में सहायता मिलती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। भविष्य में होने वाली गलतियों से बचाव मिलता है। बालकों की जो व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का निराकरण होता है। उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। छात्रों के द्वारा जो त्रुटियां की जाती हैं उनको सुधार करने के साथ साथ भविष्य में होने वाली गलतियों से भी बचाव करने में मदद मिलती है। बच्चों में हीन भावना को दूर करना और मुख्य धारा में बच्चों को हम लोग लाते हैं। साथ ही साथ उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों के आत्मविश्वास में हम लोग वृद्धि करते हैं। बालकों की व्यक्तित्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण होता है और शिक्षण रोचक, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली बनाने में जो है वो सहायता मिलती है। किससे? उपचारात्मक शिक्षण से। उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग। देखिए बच्चे को जब कोई कमी होगी उसको हम उसका निराकरण करेंगे, उसका निदान करेंगे, तो वही क्या है? आपका रेमेडियल टीचिंग है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने आज देखा है इस वीडियो में देखा है संपूर्ण आपके हिंदी पेडागोजी सीटेट 2026 की तैयारी के लिए संपूर्ण पेडागोजी, जो कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए रामबाण साबित होगा। इस एकमात्र वीडियो में हमने हिंदी पेडागोजी को कंप्लीट किया है। सभी बुलेट पॉइंट को हमने कंप्लीट किया है। ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि एकमात्र वीडियो में हमने सारे हिंदी पेडागोजी को समाहित किया है और हर एक महत्वपूर्ण पॉइंट को हमने डिस्कस किया है, एक एक्सप्लेनेशन के साथ, एक व्याख्यात्मक तरीके से समझाने का प्रयास किया है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।